आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा ना कि कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रेन फॉग हो जाता है। कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि इमोशंस इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी अप एंड डाउन। मन ही नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, या फिर बहुत लो फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? कभी आप फील हो रहा है, कभी बहुत ही एनर्जेटिक, कभी बहुत ही लो। क्यों हो रहा है? ये जो सारे गेम्स हैं, ये आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है। एंड आज हम उसी ब्रेन को समझने आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी की एजुकेटर। सो आज ये जो टॉपिक है ना, हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से ना आपको कम से कम नहीं तो 8 क्वेश्चंस, मतलब 8 क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। मार्क्स भी देख लो फिर कितने ज्यादा हो गए। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका यूनिट है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये है भी इतना बड़ा। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग है, और वैसे भी हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को ये सब चीजें पढ़ने में तो बहुत ही मजा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम ब्रेन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज आती है कि ब्रेन बना किस चीज से है। सो ब्रेन इज एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ सेल्स, यानी कि ये बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। मिलियन बिलियन न्यूरॉन्स है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने मिलियन बिलियन न्यूरॉन से ये बना है, एंड एक्चुअली में ब्रेन का वेट कितना होता है। तो अब ये जो ब्रेन है, ऐसा तो है नहीं कि ये हमारे सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हैंडल करता है, बट ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस को भी हैंडल करता है। एंड अल्टीमेटली जिसकी वजह से आपकी एक पर्सनालिटी, आपका एक बिहेवियर निकल के आता है। तो ये आपका ब्रेन है जो आपको डिफाइन करने में हेल्प करता है, यानी आपको बताने में हेल्प करता है कि आप हैं कौन, है ना। यही तो होता है। अब मान लीजिए कॉन्फिडेंस, अगर आपकी यहाँ कॉन्फिडेंस है तो क्या वो आपकी बॉडी में शो होता है या नहीं? होता है ना। तो यही एक चीज है, ब्रेन हमारा वर्क ही इस तरीके से करता है। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे थॉट्स, इमोशंस, टच, स्किल्स, हमारी मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हर चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि ब्रेन हमारा जो है एक इंडिपेंडेंट पार्ट जो है कभी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है और एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता। सारे पार्ट जो है हमारे ब्रेन के, वो मिलके कंट्रोल करते हैं। राइट। तो अब सीधा हम चलते हैं और समझते हैं कि हमारे ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या है। ठीक है। जब भी एक बेबी कंसीव होता है तो एक न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है। ठीक है। तो हम ना उस न्यूरल ट्यूब के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। सो न्यूरल ट्यूब में सबसे पहले ना हमारे लोअर पार्ट से डेवलपमेंट होते होते अपर तक जाती है। तो सबसे पहले हमारा लोअर पार्ट जो डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करूं तो हाइंड ब्रेन हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मिड ब्रेन। अब मैं आप लोगों को अपना मिड ब्रेन तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन मिलेगा। ठीक है। मिड ब्रेन के बाद हमारा जो अपर पार्ट डेवलप होता है, हम उसको बोलते हैं क्या? हम उसे बोलते हैं फ्रंटल, फोर ब्रेन। ठीक है। हम उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। तो जब हम अब इन तीन की हम बात करते हैं, तो जो हमारा हाइंड ब्रेन है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, हाइंड ब्रेन हमारे बहुत ना सर्वाइवल फंक्शंस में इन्वॉल्व है। सर्वाइवल फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, इन सब चीजों में ना आपका हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व है। तो इट इज नोन फॉर योर सर्वाइवल फंक्शंस। ठीक है। इसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम उन्हें समझेंगे। फिर हमारा आता है मिड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन में हमारी मोटर मूवमेंट्स यूजुअली ज्यादा इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं अभी हैंड मूवमेंट्स कर पा रही हूँ, मैं वॉक कर पा रही हूँ, सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में कर पा रही हूँ। तो उसके लिए हमारा कौन सा ब्रेन होता है? उसके लिए हमारा मिड ब्रेन बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ना हमारी जितनी भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है, यानी कि आप ये क्लास देख के समझ रहे हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सब चीजें क्या होती है? एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है। तो ये हमारा फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन हमारा ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। एंड अगर मैं बात करूं इन तीनों पार्ट्स की, ये जो हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, इन तीनों में ही सबसे मेन चीज ये है कि हमारा जो फोर ब्रेन है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है। अब हमारे डिविजन्स पे हम आ जाते हैं। तो देखिए, फोर ब्रेन सबसे पहले आता है। फोर ब्रेन के अंदर हमारे 3 पार्ट्स जो आते हैं मूवमेंट, सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर हमारा 4 लेब्स आती है, एंड देन लिम्बिक सिस्टम आता है। लिम्बिक सिस्टम में पता है जो इमोशंस के लिए बहुत ज्यादा नोन है, और इसके अंदर हमारे पार्ट्स आते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं हाइंड ब्रेन में। तो जब हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, हाइंड ब्रेन में हमारे 3 पार्ट्स जो सबसे मेन आते हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ठीक है। ये हमारे तीनों पार्ट्स इधर लोअर में है। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन जो हमारी मोटर मूवमेंट्स के लिए है। उसके अंदर 2 यूजुअली पार्ट्स जो हमें पूछे जाते हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम।
ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेन के फंक्शंस। अब क्योंकि ये सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो हमने जो मैंने क्लास है इसमें मैंने कीवर्ड्स रखे हैं जो आपके एक्चुअली एग्जाम में होते हैं, तो वो कीवर्ड देखते ही आप पहचान सकते हैं कि इस ब्रेन पार्ट की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहला जो ब्रेन आता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं। जो फोर ब्रेन है यानी कि ये जो हमारा पार्ट है, जो अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं। ये हमारी जितनी भी हायर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके लिए इन्वॉल्व होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है यानी कि आप उसे कैसे जिएंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या हो सकता है, प्लानिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कि ओके आप ट्रिप पे जाते हो तो आप एक आइटनरी बनाते हो, प्लान करते हो ऐसे ऐसे सारी चीजें होंगी, इवेंट्स होते हैं तो आप एक मिनट्स बनाते हो। जजमेंट करते हो कि क्या मुझे बीए लेनी चाहिए, क्या मुझे बीएससी साइकोलॉजी लेनी चाहिए, फिर आप एक डिसीजन बनाते हो, राइट आप अपने इमोशंस शो करते हो। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ओवरऑल ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जितनी हायर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो सारी हमारा फोर ब्रेन करता है, जिसको हम प्रोजेंसीफेलॉन बोलते हैं, ठीक। अब हमारे फोर ब्रेन के अंदर दो मेन पार्ट्स जो आते हैं, हम उन्हें बोलते हैं सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। सो जब हम सेरिब्रम की हम बात करेंगे, सेरिब्रम हमारा ये वाला जितना पार्ट होता है हम इसे सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यानी कि 80% हमारा ब्रेन जो है सेरिब्रम है, ठीक है। अब क्यों है ऐसा, इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए, अब ना मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाती हूँ। उस विजुअलाइजेशन के लिए आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है। अभी इसको हम मेरा ब्रेन मान लेते हैं, तो ये मेरा फोर ब्रेन हो गया, इसको मैं मिड ब्रेन बोलूंगी। एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड से ये जो एक्सटेंशन जा रहा है, ये ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन होते हुए स्पाइनल कॉर्ड मेरी जा रही है, ठीक है। सो अब ये जो फोर ब्रेन है, इसका ये जो पार्ट है ये पूरा सेरेब्रम है, तो ये मेरे पूरे ब्रेन को कवर कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज द 80% ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मेरा 80% जो है यहाँ पे कवर हो रहा है। एंड इसके अंदर यूजुअली मेरी 4 लोब्स आती हैं, ठीक है। इसी के अंदर मेरी 4 लोब्स आती हैं, हम लोब्स को भी डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, इन दोनों में डिवाइडेड है, राइट। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा फोल्ड्स है, राइट, बहुत ज्यादा ग्रूव्स है, वैलीज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हमारे ब्रेन की ना 2 लेयर्स होती है। जो सेरेब्रम होता है ना, उसकी 2 लेयर्स होती है, जो हमेशा आउटर लेयर है, यानी कि ये मेरा सेरेब्रम है, तो इसकी जो आउटर लेयर है मैं उसे क्या बोलूंगी, मैं उसे कहूंगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बट जो मेरी इनर लेयर है यानी अंदर की जो लेयर है, मैं उसे क्या बोलूंगी, इट विल बी सेरेब्रल मेड्यूला। अंदर वाली लेयर को हम सेरेब्रल मेड्यूला बोलेंगे। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनर लेयर को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सेरेब्रम की बात कि ये लार्जर पार्ट है, 80% ऑफ द ब्रेन को कवर करता है। उसकी आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनर लेयर को हम बोलते हैं सेरेब्रल मेड्यूला। अब उसके अंदर मेन जहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं वो है आपकी 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब। ये हमारी 4 लोब्स है इस ब्रेन का। मेरे पास एक विजुअलाइजेशन है, वो भी हम अभी करेंगे, बट पहले आगे बढ़ के हम फ्रंटल लोब को समझते हैं। फ्रंटल लोब कहाँ होती है, यानी कि ये वाला जो आपका एरिया है, ये आईब्रोज से ऊपर, ये सारा आपका फ्रंटल लोब है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर वही सारी चीजें आती है, आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, आप कौन सा कॉलेज चूज करेंगे, प्लानिंग आप कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को कितना पसंद करते हैं, आप अपना इमोशनल रेगुलेशन भी देख रहे हैं कि क्या इस इंसान के साथ रह के मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ये जितने भी इमोशन, जितना भी पार्ट है, ओवरऑल जो आपकी एक पर्सनालिटी बन रही है, वो आपके फ्रंटल लोब से निकल के आ रही है, ठीक है। अब फ्रंटल लोब में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें से हमारे 3 मेन एरियाज आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे, जिससे हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यानी कि अभी जितने भी हम लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात कर रहे थे ना, कि हमें डिसीजन लेने हैं, हमें इमोशनल रेगुलेशन करना है, वो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, ठीक है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक और मेन रोल आता है, ठीक। जैसे मान लीजिए जब आप एक मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं, आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में आपके 75 क्वेश्चंस आने हैं, हम सबको पता है, ठीक है। हम सॉल्व करते जा रहे हैं, एक हुआ, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, हो सकता है 4th नहीं आता तो स्किप करके 5th पे चले गए। बट उस केस में क्या होता है, कई बारी क्या होता है कि जिनका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर डैमेज होता है, तो वो ना एक एक टास्क पे अटक जाते हैं, और उस डिसऑर्डर को, उस पर्टिकुलर सिम्टम को वो बोलते हैं परसीवरेशन। उसमें क्या होता है कि एक इंसान ना एक एक टास्क पे अटका रह जाता है,
ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स को फॉलो नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास स्टार्ट करी, मैं आपसे बार बार एक ही चीज को रिपीटेडली बोले जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मेरा प्री फ्रंटल डैमेज है तो मुझे ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये यूजुअली आपको देखने को मिलते हैं अल्जाइमर्स, पार्किंसन डिसीज में। ये वाला जो पर्सिवरेशन जो है, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया प्री फ्रंटल। अब उसके बाद हमारा एक मेन एरिया आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स। तो जब हम मोटर कॉर्टेक्स की बात करते हैं, ये जो आपका मोटर, जो भी आपके हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो आप वॉक करते हैं, ये जो आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन है, ये सारा आपका मोटर कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। तो ये आपके दो मेन पार्ट्स हो गए। अब एक तीसरा पार्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया की ना एक स्टोरी है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल ब्रोका, एंड इन्होंने 1916 में, इनके पास 3 पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने उन्हें ऑब्जर्व किया एंड ही नोटिस कि इन तीनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि ये ठीक से ना बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं इनसे एक जवाब पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड उसका बहुत ही लिमिटेड आंसर ये दे रहे हैं, ऐसा क्यों? एंड अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोज पीपल डाइड, पर्सन डाइड, एंड अल्टीमेटली उन्होंने परमिशन के साथ जब उस पेशेंट की ऑटोप्सी करी, बाद में 2 लोगों की और करी, तो उन्हें पता चला कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला जो एरिया है, द रेड पोर्शन दैट यू कैन सी है, ये उनका डैमेज था। ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास ना लैंग्वेज प्रोडक्शन, वो ठीक से बात नहीं कर पाते थे, कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाते थे, बहुत ही लिमिटेड शब्दों में सही जवाब तो दे देते थे। इसीलिए उनके बिहाफ पे हमने इस एरिया का नाम रखा ब्रोकाज एरिया। क्या नाम रखा? ब्रोकाज एरिया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है आपसे किसी भी एग्जाम में। अब अगर हम बात करें ब्रोकाज एरिया की, ये जो पार्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए। लैंग्वेज प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? अभी क्लास से लेके, क्लास की स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं फ्लुएंटली बात कर पा रही हूँ? क्या मैं कहीं भी रुकी? क्या मैंने बहुत ही लिमिटेड शब्दों का यूज किया? नहीं किया ना। तो मैं फ्लुएंटली बोल पा रही हूँ, ये होता है लैंग्वेज प्रोडक्शन। यही आपका कीवर्ड है। साथ में आपका दूसरा कीवर्ड जो यहाँ आ जाता है वो आ जाता है स्पीकिंग फ्लुएंटली। तो ये आपके कीवर्ड्स है, आपको याद रखना है। स्पीकिंग फ्लुएंटली, लैंग्वेज प्रोडक्शन, ग्रामर। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली नॉनस्टॉप बात कर पा रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी का ये एरिया डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोकाज अफेजिया। अफेजिया यूजुअली किसके लिए होता है? लैंग्वेज रिलेटेड होता है। लेकिन अगर किसी को ब्रोकाज अफेजिया है तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो लैंग्वेज प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी अगर किसी का ब्रोकाज एरिया ठीक है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बट अगर किसी का खराब है यानी उन्हें ब्रोकाज अफेजिया है तो वो कैसे करेंगे। लेट्स से मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा वेयर आर यू गोइंग मुस्कान। मैंने उसका क्या जवाब दिया? इफ माई ब्रोकाज एरिया इज फाइन, मैंने बोला आई एम गोइंग टू द मार्केट। इट इज वेरी क्वाइट सिंपल सेंटेंस, पूरा अच्छे से मैंने लिमिटेड सेट नहीं बोला। बट लेट्स से मेरा ब्रोकाज एरिया डैमेज है एंड मेरे फ्रेंड ने मुझसे सेम क्वेश्चन किया दैट वेयर आर यू गोइंग मुस्कान। मैं उसको बोलूंगी टू मार्केट, गो मार्केट, गोइंग मार्केट। तो यू सी बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन है मेरे पास, मैं ठीक से जवाब नहीं दे पा रही हूँ। अगर किसी को ब्रोकाज अफेजिया होता है तो इट लीव्स यू विद लिमिटेड लैंग्वेज। दिस इज द कीवर्ड, ये याद रखें कि ब्रोकाज अफेजिया एंड ब्रोकाज एरिया किस लिए होता है। ठीक है, तो हमारे 3 मेजर पार्ट्स हमारे फ्रंटल लोब में आ जाते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लोब आती है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पे आप ये जो ग्रीन पोर्शन देख पा रहे हैं ना, ये है हमारी टेम्पोरल लोब। एंड टेम्पोरल लोब जो है यूजुअली हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए है। क्या रीजन है उसका? क्योंकि ये जो आपके ईयर के ऊपर जो लोब है इसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। अब इसका एक बारी विजुअलाइजेशन चारों लोब्स का ना समझ लेते हैं कैसे होता है, फिर आप भी मेरे साथ कीजिएगा। सो ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज योर फ्रंटल लोब। ठीक है, इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। लेकिन जो आपके ईयर के ऊपर है यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस इज योर टेम्पोरल लोब। ठीक है, यहाँ पे जो है दिस इज योर पेराइटल लोब। दिस इज व्हाट? दिस इज योर पेराइटल लोब। नाउ बिहाइंड हियर दिस इज योर ऑसिपिटल लोब। अब आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। दिस इज योर फ्रंटल लोब, दिस इज योर टेम्पोरल लोब, पेराइटल एंड ऑसिपिटल। अगर ऐसे याद रखेंगे ना तो आपको फंक्शंस भी थोड़ा विजुअलाइजेशन के साथ याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब की, क्योंकि ये आपके ईयर के ऊपर है तो इनका जो यूजुअली काम होता है वो होता है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन में, एंड साथ में ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी करता है। इस पे हम अभी आएंगे। जब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की, तो टेम्पोरल लोब ना हमारे जस्ट लिम्बिक सिस्टम के ऊपर है, जिसकी वजह से ये इमोशंस में, मेमोरीज में, एग्रेशन में, सेक्सुअलिटी, इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है।
सो दिस इज योर पार्ट, ये जो ग्रीन एरिया है इसको हम टेम्पोरल लोब बोलेंगे। टेम्पोरल लोब के दो मेन जो रोल आ जाते हैं, एक जो है हमारा वो क्या है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेकंड इज योर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। अब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्यों आया, जैसे हमारा ब्रोकास एरिया है वैसे ही हमारा एक एरिया आया जिसे हमने वर्निकीज एरिया बोला। तो हमारे साइंटिस्ट थे कार्ल वर्निकी, उन्होंने अपने पेशेंट्स में देखा, सेम चीज देखी कि एक्चुअली में लोग बोल तो ठीक से रहे हैं, लैंग्वेज प्रोडक्शन पूरा हो रहा है, बट जो वो बात बोल रहे हैं वो गलत है। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समझना, राइट? जो आप बोल रहे हो वो सही है या नहीं, तो उनका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं था। यही यहाँ पे वर्निकीज एरिया में कार्ल वर्निकी ने इसी के बारे में बात करी है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, सेंटेंसेस बोल रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी का वर्निकीज एरिया सही होगा तो वो हमेशा सही जवाब देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी जवाब देने में, कोई लिमिटेड सेट ऑफ लैंग्वेज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा वेयर आर यू गोइंग मुस्कान, आई सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? बट अगर किसी का वर्निकीज एरिया डैमेज होगा तो वो किस तरीके से बात करेंगे। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा वेयर आर यू गोइंग मुस्कान, मुझे वो चीज़ ही नहीं समझ आई, और मे बी मुझे वो चीज़ समझ आई भी तो, लेकिन मैंने जो जवाब दिया वो गलत दिया। मैंने बोला आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। किसी ने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रही हो, बट मैंने बोला मैं तो दूध पी रही हूँ। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो वर्ड्स बोले गए हैं, जो सेंटेंसेस बोले गए हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। तो वर्निकीज एरिया का जो एक्चुअली में आपको कीवर्ड है वो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एंड उसके साथ साथ एक दूसरा कीवर्ड जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो याद रखें, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की जहां बात हुई है वो आपका हो जाता है वर्निकीज एरिया। ठीक है, वर्निकीज एरिया। ब्रोकास एरिया किसके लिए है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन वर्निकीज एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी समझने के लिए है। वर्निकीज एरिया हमारे ये जो ब्लू पार्ट है ये हमारा वर्निकीज एरिया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड लोब की तरफ, जो है हमारी पेराइटल लोब, यानी कि यहाँ पे जो आती है। सो जो पेराइटल लोब है ये हमारे ना फ्रंटल लोब के पीछे है और टेम्पोरल लोब के ऊपर है, एंड ये ना यूजुअली हमारे जितने भी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होती है उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पेराइटल लोब हमारा ये रहा, इसके अंदर हमारी प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स आती है। क्या मतलब है, हमारे सेंसेस हैं, हमारे जो टच से, हमारे स्किन रिलेटेड जितने भी सेंसेस हैं, यानी कि पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चारों चीजें जो है हमारी पेराइटल लोब के अंदर आती है। यही हमारे पेराइटल लोब का काम है। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स किसके अंदर आती है, पेराइटल लोब के अंदर आती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका टेम्परेचर, टच, पेन एंड प्रेशर, ये चारों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, उसके बाद एक अगला जो रोल आता है आपके पेराइटल लोब का, वो आता है विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग। क्या मतलब है विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग का? विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग है जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मुझे मेरे आसपास का सब पता है, कहाँ पे क्या चीज है, यानी कि मैं अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पा रही हूँ, स्पेशल इंफॉर्मेशन को, और उस तरीके से यूज कर पा रही हूँ। आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम में एंटर करते हैं, लाइट बंद है, बट फिर भी आप अपना एक रास्ता नेविगेट कर लेते हैं। तो ये आपका पेराइटल लोब होता है जो समझने में हेल्प करता है, आपके आसपास के वर्ल्ड को समझने में हेल्प करता है। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पता है मेरे यहाँ पे पीछे बोर्ड है, यहाँ मेरे राइट पे चेयर है, सामने मेरे स्क्रीन है, ये सब चीजें मैं समझ पा रही हूँ। दैट इज कि आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को, वातावरण को, वर्ल्ड को समझ पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बिहेव कर पा रहे हो। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है लास्ट लोब जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब यहाँ पे हमारी बैक में होती है, एंड इसका ये हमारी स्मॉलेस्ट लोब है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लोब हमारी ये रहती है, एंड ये हमारी इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली विजन से रिलेटेड होती है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब हमारी विजन के लिए होती है, तो इसके अंदर हमारी दो कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, फिर आती है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स। क्यों है हमारे पास दो कॉर्टेक्स? रीजन दो कॉर्टेक्स होने का ये है कि पहले आपकी इंफॉर्मेशन आईज से आती है, वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है, देन उसके बाद वो सेकेंडरी पे जाती है ताकि वो प्रोसेस हो सके। ठीक है, पहले वो प्राइमरी पे जाती है, प्राइमरी उसे रजिस्टर करता है, एंड देन प्राइमरी सेंड इट्स टू it sends it to secondary visual cortex ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सके और आप अपने एनवायरमेंट को रिएक्ट कर सके।
ठीक है। तो अभी आपकी ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सारी चारों लोब्स मिलके काम कर रही होंगी ताकि आप इस क्लास को समझ सके। अगर आपको नोट्स लेने की जरूरत है आप नोट्स ले सकें, ठीक है। साथ साथ आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे, अगर वहां पे ठंडी सर्दी है, गर्मी लग रही है, तो उसको भी आप कर सके। ये हमारा जो पर्पल पार्ट है बैक पे, इसे हम ऑसिपिटल लोब कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 4 लोब्स की बात। अब एक ऐसा पार्ट आता है जो मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लिम्बिक सिस्टम। इमोशंस, मेमोरीज, जितनी रिलेटेड सारी जो बातें होती हैं वो हमारी लिम्बिक सिस्टम में कवर होती है। तो लिम्बिक सिस्टम एक ओवरऑल पार्ट है जिसके अंदर हमारे अलग अलग पार्ट्स आते हैं। एंड लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या है, ये एक इंटरकनेक्टेड ब्रेन स्ट्रक्चर है जो आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर, मेमोरीज, इन सबको रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो दूसरे रीजन्स के साथ ये मिलके काम करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसके अंदर आपको थैलेमस देखने को मिलेगा, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, ये हमारे पार्ट्स इसके अंदर आते हैं एंड यूजुअली इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप ऐसा कह लीजिए कि हाइपोथैलेमस इज द फादर, क्योंकि उसको बहुत सारे काम देखने हैं। जितना आपका थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, अभी आप अगर अपने, मान लीजिए सर्दियां आ रही हैं, ठीक है, कभी ठंडी होती है कभी गर्मी हो जाती है, बट मान लीजिए बिल्कुल कड़क वाली जनवरी वाली ठंड आ गई, तो अब जनवरी वाली जब वो ठंड आई है तो आपको ठंड लग रही है ना, हाइपोथैलेमस आपके आसपास के एनवायरनमेंट को जांचता है, परखता है, फिर आपको बताता है कि अब ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन लो, ठंड लग रही है रजाई में घुस जाओ, ठीक है, गर्मी लग रही है एसी ऑन कर लो। तो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर हमारा एक जो मेन रोल आता है कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एंड देन ये ऐसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स देता है जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये आपके मूड, हंगर, आपकी थर्स्ट, इन सब चीजों को भी रेगुलेट करता है। साथ में आपका जो सेक्सुअल अराउजल है, जो आपका बीपी है, बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। सो आपने देखा हाइपोथैलेमस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके इन्वायरमेंट को ऑल इन ऑल समझता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कहता है कि आपको अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट आता है थैलेमस। नाउ थैलेमस इज अ रिले सेंटर, ठीक है, इसको ना हम रिले सेंटर बोलेंगे एंड यही आपका कीवर्ड है, यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ आपको, यही आपका रिले सेंटर है एंड इसी से आपको पूछा जाता है क्यों है ये रिले सेंटर। हमारे 5 सेंसेस हैं। क्या क्या है हमारे 5 सेंसेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वो जो 5 सेंसेस हैं उनसे इंफॉर्मेशन आती है और वो सारी पहले थैलेमस पे जाती है एंड फिर थैलेमस उसके बाद उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉर्टेक्स पे भेजता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे टच रिलेटेड सेंसेस कोई आया, जैसे मेरे को कहीं दर्द होने लगा है, तो जो मेरे को दर्द हो रहा है मेरी फिंगर में, मान लीजिए मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो जो दर्द वाली इंफॉर्मेशन है वो पहले मेरे थैलेमस पे जाएगी। थैलेमस फिर उसे कहाँ भेजेगा, थैलेमस उसे सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स पे भेजेगा, पैराइटल लोब के अंदर, ठीक है। लेकिन इन 5 में से एक सेंसेस ऐसा है जो हमारे थैलेमस पे नहीं जाता है, वो डायरेक्टली अपने उस पे जाता है। कौन सी है वो सेंस? ऑल फैक्ट्री हम उसे बोलते हैं, जो हमारी स्मेल रिलेटेड हमारी जो स्मेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो डायरेक्टली अपने ऑल फैक्ट्री बल्ब पे जाती है। मैं ये लिख रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके थैलेमस पे नहीं जाती है। ऑल फैक्ट्री जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्मेल, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद लिम्बिक सिस्टम में हमने पढ़ लिया हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, थैलेमस पढ़ लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा पार्ट है एमिगडाला। तो अब ये जो एमिगडाला है, हम कई बार डरते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी फियर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो सारे एमिगडाला में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डर लगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी डर वाली वो सीधा एमिगडाला के पास जाएगी एंड एमिगडाला उसे स्टोर करके रखेगा कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी उस एनवायरमेंट में हो, ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। सो एमिगडाला प्लेज अ रोल इन हाउ यू एक्सपीरियंस इमोशंस, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स किससे रिलेटेड, डर से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है आपका एमिगडाला प्ले करता है। सो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट आपका ब्रेन का इन्वॉल्व है इमोशंस में, रिमेंबर वो हमेशा एमिगडाला रहेगा, ठीक है। तो एमिगडाला में आपकी फियर रिलेटेड भी सारी चीजें कवर होती हैं। अब उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है, आपकी मेमोरीज को स्टोर करता है। वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरीज को बनाया है वो हिपोकैम्पस में हमारे स्टोर होती जाती है। ये हमारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भी स्टोर करता है। आप लोगों ने एक रील भी इंस्टाग्राम पे देखी होगी जिसके अंदर लिखा होता है कि
आज मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, बस में जा रहा था और किसी ने तेरे जैसा परफ्यूम लगाया था तो 2-3 स्टेशन आगे भी चला गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से मुझे तेरी याद आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी जो स्मेल होती है वो भी मेमोरीज होल्ड करती हैं। ठीक है, कई बारी कि किसी के परफ्यूम से हमें याद आ जाती है। तो ये हिपोकैम्पस जो है आपकी सारी मेमोरीज को स्टोर करता है, ये शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है एंड हाँ परमानेंटली स्टोर करके रखता है। तो ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हो गए। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन जैसा मैंने बताया ये बहुत ज्यादा मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है एंड यूजुअली हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेक्टम एंड टेगमेंटम। ठीक है, टेक्टम एंड टेगमेंटम हमारा हो जाता है, दोनों हमारे मोटर मूवमेंट्स के लिए काम आते हैं, साथ में डोपामिन प्रोडक्शन ये सब चीजें भी इसमें आपको देखने को मिलती है। ये हमारा आ जाता है मिड ब्रेन। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, सो जो हाइंड ब्रेन है हमारा उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है रोहैम्बिसिफेरॉन। रोहैम्बिसिफेरॉन। सो अब जब हम इसकी बात करते हैं, ये जो हमारा हाइंड ब्रेन है ना, इसके अंदर सारे सर्वाइवल फंक्शंस आते हैं, यानी कि आपका हार्ट रेट, बीपी, विजन, स्लीप वेक साइकिल, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अभी आपको अपने हार्ट रेट को सोचने की जरूरत है कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो? तो यूजुअली आपके जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं ज्यादातर आपको हाइंड ब्रेन में ही देखने को मिलते हैं। एंड इसमें यूजुअली जो हमारे 3 मेन पार्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं? हमारा पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। तो जब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की, ये क्या करता है हमारे जितने भी, क्योंकि अब ये लोअर पार्ट है, ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना। तो हमारी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उससे हमारे को कनेक्ट करने में हेल्प करता है हाइंड ब्रेन, उसमें हेल्प करता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला पार्ट आता है पॉन्स। ठीक है, पॉन्स एज द नेम सजेस्ट ये एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम कैसे करता है? यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखेंगे ये हमारा पॉन्स है। ठीक है, तो स्पॉन्ज क्या करता है, बीच में हमारा ना यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे हम मेड्यूला बोलते हैं। तो पॉन्स का काम होता है कि वो मेड्यूला की वो स्पाइनल कॉर्ड और इनको कनेक्ट करने में हेल्प करे। ठीक है, हमारा ये इसमें रोल प्ले करता है। तो जब हम पॉन्स की बात करते हैं, पॉन्स का सबसे मेन रोल आता है स्लीप वेक साइकिल्स में, यानी कि आप कितना सोएंगे, कब आप उठेंगे, इन सब चीजों में पॉन्स जो होता है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये आपके मिड ब्रेन और मेड्यूला को कनेक्ट करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन की तरफ जानी है उन सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्रूशियल बॉडी फंक्शंस हैं जैसे कि स्लीप साइकिल्स, ब्रीदिंग, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है उसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है, जैसे यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी, सेरिबेलम ना ये है, ये छोटा सा जो पार्ट है ना नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के साइड में, ये सेरिबेलम है। ठीक है, क्योंकि ये इन इटसेल्फ एक ऐसी रिजेम्बलेंस देता है इसलिए हम इसे स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। ये हमारा स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम सेरिबेलम की बात करते हैं, हम लोग ने लर्निंग करी है। ठीक है, लर्निंग किस तरीके से? हमने चलना सीखा है। ठीक है, क्या आपको सच में सोच सोच के चलना पड़ता है कि अब मैं लेफ्ट स्टेप लूंगी, अब मैं राइट स्टेप लूंगी, अब मैं टर्न करूंगी? नहीं ना, आप सीधे चलते जाते हो। आप जब ड्राइव करते हो तो ड्राइव करते हुए आप गियर्स ध्यान नहीं देते हो, आप एक मोमेंटम में आ जाते हो, एक रिदम में आ जाते हो और आप कंटिन्यूअसली करते रहते हो वो चीज को। तो जो सेरेबेलम होता है ये एक ऐसा ब्रेन स्ट्रक्चर है जो आपके बैक ऑफ द हेड पे है एंड ये हेल्प करता है आपको कोऑर्डिनेट करने में, मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर आपको करने में हेल्प करता है। प्लस आपके जितने भी लर्निंग टास्क है, जो एक ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट्स आपने जो सीखे हैं, जैसे कि किसी ने गिटार बजाना सीखा है, कोई गाना गा रहा है, ये जितने भी मूवमेंट्स जो हो रहे हैं सेरिबेलम के अंदर है। ठीक है, अभी अगर मैं स्ट्रेट खड़ी हूं तो मेरे पोस्चर को सही ठीक करने में सेरिबेलम का रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे बेबी जब डेवलप होता है तो सेरिबेलम एक ऐसा पार्ट होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, तब बेबी को अपनी नेक को कंट्रोल करना आता है। ठीक है, तो ये क्रूशियल रोल करता है मोटर लर्निंग में, जैसे कि वॉकिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, कोई भी तरीके की स्किल जो आपने सीखी है, बाईसाइकिल चलाना, कार ड्राइव करना, सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब मूवमेंट्स के अलावा ना जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम का रोल बहुत ज्यादा इमोशनल रेगुलेशन में भी आ जाता है। ठीक है, अटेंशन, लैंग्वेज स्पैन, इन सब चीजों में भी सेरिबेलम रोल प्ले करता है। जैसा मैंने कहा कि सारे ब्रेन के पार्ट साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई सेरिबेलम की। अब लास्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है मेड्यूला। तो मेड्यूला जो है ये हमारे ब्रेन स्टेम का पार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बीच में आता है एंड पॉन्स हेल्प करता है उसको कवर अप करने में, उसको ब्रिज करने में। सो इसका जो रोल आता है ना वो सबसे ज्यादा बहुत ही मेन रोल आता है इसका ब्रीदिंग में, हार्ट रेट में।
ठीक है, बीपी को कंट्रोल करता है। एंड कई बार क्या होता है, ये जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे मान लो आपने एकदम से गरम तवे को टच किया, गरम कुकर को टच किया, आप एकदम से हाथ हटाओगे, है ना, तो ये जो जितने भी इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें मेड्यूला आपकी हेल्प करता है। अलॉन्ग साइड मेड्यूला के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है कि आपकी जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रॉस ओवर करती है, क्योंकि आपका मेड्यूला इधर की तरफ होता है। मान लीजिए ये हमारी आईज है, ठीक है, ये हमारी आईज है। सो अब हमारी आईज से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई इंफॉर्मेशन आएगी 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 एंड वो क्रॉस ओवर होती है। हम सबको पता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी जो मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से आ रही है वो मेरे राइट हेमिस्फेयर में जाके प्रोसेस हो रही है, बट जो राइट बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रही है वो लेफ्ट में जा रही है। रीजन ये है कि इंफॉर्मेशन जब आई मेरी लेफ्ट आई से तो वो क्रॉस ओवर होती है यहाँ पे। अरे क्रॉस ओवर कहाँ होता है, ये होता है हमारे मेड्यूला पे, ये क्रॉस ओवर होता है। तो आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है ये, ठीक है। फिर ये इंफॉर्मेशन मेरे राइट हेमिस्फेयर में आके प्रोसेस हो गई एंड सेम गोज फॉर द राइट आई, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड मेड्यूला एक ऐसा पार्ट होगा जिसको हम नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी तरीके से डैमेज हो, बिकॉज इसके अंदर एक तो क्रॉस ओवर ऑफ द इंफॉर्मेशन है, बट अगर ये जो हमारा हाइंड ब्रेन का जो ओवरऑल पार्ट है अगर यहाँ पे कहीं भी डैमेज होता है तो कोमा के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही डेलिकेट एरिया होता है जिसे हमें कंट्रोल करके रखना होता है, सेफ करके रखना होता है। क्रिटिकल रिले स्टेशन है, ये ट्रांसमिट करता है हमारे नर्व सिग्नल्स को ब्रेन और बाकी की रेस्ट ऑफ द बॉडी में। सो दिस इज अबाउट योर होल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। एंड आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। एंड जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।